दोस्तों नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाएंगे, इससे जोड़ पाएंगे। मैं बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास के ट्रैप की कि किस किस ट्रैप में, किस किस पिंजरे में, किस किस जाल में मिडिल क्लास फंसा हुआ है और फंसता जा रहा है। जो इस ट्रैप में फंस गया दोस्तों, उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको उस ट्रैप से बचना है। वो मैं क्या क्या वो पिंजरे हैं, क्या क्या वो जाल है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और उससे आप कैसे निकल सकते हैं ये भी बताऊंगा साथ में। आपको बस वीडियो एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, ये बात पक्की है, क्योंकि बहुत सारी चीजें और प्योरली मैं एक्सपीरियंस बेस पे आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो इस पिंजरे से कैसे निकल सकते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप की जो बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आपने मिशन करोड़पति के उस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन के साथ। एक ये लीगल डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो है जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और अगर आप किसी भी तरह कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो अपने विवेक का ध्यान रखें और चाहे तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके। एक किसी बहुत जाने माने बंदे ने, जिसको लेस्टर थ्रो कहते हैं, उन्होंने एक कोटेशन दी थी। यहाँ पर एक कोटेशन दे रखी है। उन्होंने कहा कि हेल्दी मिडिल क्लास इज नेसेसरी टू हैव ए हेल्दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर किसी देश में एक हेल्दी मिडिल क्लास नहीं है तो उसकी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बेकार है, वो हेल्दी नहीं रह सकती। ये एक जाने माने एक थिंकर ने कहा था। और अब बात आती है, भाई मिडिल क्लास बोले किसको? चलो, मिडिल क्लास बहुत जरूरी है किसी भी देश के लिए, उसके बगैर तो काम आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर यही होते हैं। लेकिन बोले किसको? कोई स्टैंडर्ड डाटा अवेलेबल नहीं है। हालांकि कुछ डेटा मैंने लिया है, जैसे यहाँ पे पीयू का प्राइस का डाटा, इसकी एक रिसर्च है। और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है। तो प्राइस का डाटा कहता है कि ऐसे आदमी जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में, और ये बात कीजिए, बात कर रहे हैं HHI की, हाउस होल्ड इनकम की। हाउस होल्ड इनकम, ये आपकी पर्सनल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। घर में अगर चार कमाने वालों, चारों की इनकम अगर 5 लाख से 30 लाख के बीच में, और सभी एक साथ रहते हैं ज्वाइंट फैमिली में, तो आप उस तरह की जो जो क्लास है उसका आप मिडिल क्लास बोल सकते हो। ठीक है। या रिजर्व बैंक क्या कहता है कि ऐसी कोई क्लास या ऐसा कोई देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस मिडिल क्लास एज हाउस होल्ड। अगेन ये बात कर रहे हैं HHI की, हाउस होल्ड इनकम की बात कर रहा है दोबारा। ठीक है। हाउस होल्ड इनकम एनुअल बिटवीन 3.5 लाख से लेके और 17.5 लाख तक, इसको ये मिडिल क्लास मानता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम इस रिसर्च की बजाय इसको ले लेते हैं भाई, क्योंकि हमारा रिजर्व बैंक कह रहा है। हालांकि गवर्नमेंट जब अपना प्लान बजट में जाती है, प्लान वहां पे एग्जीक्यूट करती है, तो वहां पर मिडिल क्लास की डेफिनेशन वो चेंज ही कर देती है। पता नहीं टैक्स में क्या इधर उधर लोचा होता है, वो सब चेंज हो जाता है। उसको खैर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम अपने आप से भी एक समझ सकते हैं कि यार हम मिडिल क्लास हैं या मिडिल क्लास नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आप अपने आप को 5 लाख में भी समझ सकते हो और 3.5 लाख से भी शुरू कर सकते हो। और इसमें एक लोअर मिडिल क्लास होती है, एक अपर मिडिल क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है। तो तीनों ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, ये एक कुछ चार्ट मैंने लिए हैं, जिसमें एक moneycontrol.com से लिया गया, उसने इनकम टैक्स के डेटा के ऊपर इसको डिफाइन किया गया। दूसरा मैंने लिया है यहाँ पर, ये कंसल्टेंसी जो एशिया से, उनका डेटा मैंने लिया है। तो ये कह रहे हैं कि 1985 से, पहले इस डेटा की बात करते हैं, 1985 से अगर आप देखें यहाँ पे और आगे बढ़ते जाएं 2030 तक, एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड है, 2018 का एक्चुअल लिया हुआ है। तो यहां पर 1985 में पुअर 93% थे। ठीक है। 1% आपके रिच में आते थे, 6% मिडिल क्लास में आते थे, पुअर में आते थे, और मिडिल क्लास बहुत थोड़े से होते थे, कोई नहीं होता था एक तरीके से। लेकिन 2005 आते आते, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ने काफी ग्रो किया, ओपन इकोनॉमी होगी, दुनिया की फैक्ट्रियां, कंपनियां यहाँ आने लगी, लोगों ने काफी मेहनत शुरू की, जनरेशन एक्स ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, जनरेशन वाई स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों 2005 में ये मिडिल क्लास बढ़ के 69% हो गई और पुअर क्लास खत्म हो गई। इसका मतलब ये सारी पुअर क्लास ट्रांसफर हो गई मिडिल क्लास में, सॉरी, पुअर क्लास में या मिडिल क्लास में। 93% जो पुअरेस्ट थे, जिसको डेस्टिट्यूट बोलते हैं, जिनको बहुत ही गरीब थे, वो कन्वर्ट होके कुछ लोग चले गए 23% मिडिल क्लास में, और कुछ 69% अब आ गए पुअर में। यानी उनकी जो पॉवर्टी लाइन थी यहाँ पर
जिसको बहुत ज्यादा गरीब बोला जाता है, वो खत्म हो गया कब? 2005 में। उसके बाद 2018 में ये जो पुअर है, पॉवर्टी है, ये फिर कम हो गई। जो गरीब थे वो फिर कम हो गए। और ओह, माफ कीजिए, माफ कीजिए, बटन दब गया था गलत मेरे से। तो 2018 में ये जो गरीब थे ये और घट के 43% हो गए, लेकिन मिडिल क्लास बढ़ के 23 से 33% हो गया। और उसमें अपर मिडिल क्लास हो रहा गया, जो यहाँ 7% था, वो अपर मिडिल क्लास यहाँ पर बीच में आ गया। सुपर रिच, जो रिच जिसको धनवान बोल सकते हो, 3% बढ़े। तो लोगों के पास बेसिकली क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा बढ़ा और उन्होंने उसको इस्तेमाल करना भी शुरू किया, इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया, इंजॉयमेंट भी शुरू किया और सारी चीजें करनी स्टार्ट करी। अब बात आती है 2018 में। 2018 का जो डेटा था उससे एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि बाई 2030 जिस तरीके से ग्रो हो रहा है भारत, गरीबों की संख्या सिर्फ 15% बच जाएगी। गरीब की बात कर रहा हूं मैं, डेस्टिट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं। गरीबों की संख्या सिर्फ 15% बचेगी। और मिडिल क्लास, जिसको हम अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कहते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास यहां भी हो सकते हैं इस गरीब वाले पार्ट में, लेकिन जिसको हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कहते हैं, वो करीब करीब 77% का हिस्सा कवर करेगी भारत का 2030 तक। और किसी भी देश में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कोटेशन पढ़ी थी, उसकी राजनीति को, मतलब उसकी डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए मिडिल क्लास का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मिडिल क्लास ऐसा कंज्यूमर है जिसके ऊपर सारी कंपनियां दांव लगाती हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है और बहुत मेहनत भी करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की। देखो, अगर आपकी इनकम, जैसे रिजर्व बैंक ने कहा कि भाई 3.5 लाख से अगर आप आगे जा रहे हो, 3.5 लाख से यहां से लेके और आप चले गए 17 लाख तक, यहां तक, तो इतनी पॉपुलेशन यहां तक, ये मिडिल क्लास में है। तो आप देखिए कितना बड़ा एरिया है जो मिडिल क्लास में है। यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू है, जो 5.5 से और 9.5 यानी 10 के बीच में है। इतनी बड़ी वैल्यू है ये, इतना बड़ा एरिया, लाख में है ये, इतने हजार लाख। तो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक और स्ट्रेटेजिक ये कहती है कि अगर आप 25,000 रुपये महीना से आसपास कमा रहे हो या उससे उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो आप भारत की 90% आबादी से ज्यादा कमा रहे हो लगभग। सिर्फ 25,000 की बात हो रही है। एनीवे anyway, तो मिडिल क्लास बढ़ने वाला है करीब 77%। अब बात करते हैं हम आगे। एक और मैं थोड़ा छोटा सा आपको डेटा दिखा देता हूं। जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप, ये 25,000 रुपये यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर आएंगे, ये पहुंच गए यहाँ पर। तो आप 90% पॉपुलेशन से ऊपर है दोस्तों, अगर आप 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो। ये स्टेटिस्टिक है, हालांकि ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, शायद 2018 का है, बट अभी भी इसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। और वेटेड मेन इनकम की बात करें, तो वेटेड मेन इनकम का मतलब है, मीन आप समझते हो, एक मैथमेटिकल टर्म है, इसका मीन निकाला जाता है। वेटेड मीन इनकम में 2011 में जो सिर्फ 2.3 लाख होती थी, वो बढ़ के करीब 13 लाख हो गई है 2021-22 में। इतना डिफरेंस आ गया और हर साल दर साल बढ़ती जा रही है। 23-24 का, 22-23-23-24 का जब डेटा आएगा तो ये शायद काफी और बढ़ चुकी होगी। अब बात करते हैं मिडिल क्लास ट्रैप और उनमें क्या क्या दिखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने आ गया फाइनल लिस्ट, और ये एक एक करके मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला है फॉल्स कंपटीशन। ये किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पड़ोसी के पास ये है तो मुझे भी चाहिए, उसने बड़ी गाड़ी लिया तो मुझे उससे बड़ी गाड़ी लेनी है, उसके घर में इतना बड़ा सोफा है तो मुझे उससे बड़ा सोफा चाहिए, उसने बेटी की शादी में इतने खर्च किए तो मुझे उससे ज्यादा खर्च करने हैं, वो इतने बड़े घर में रहना है, मुझसे ज्यादा बड़े घर में रहना है। और दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपके बच्चे ने कितने परसेंट नंबर लेके आया, मेरा बच्चा तो इतने परसेंट लेके आया, तो ठीक है यार, तुम्हारा बच्चा लेके आया तुम्हें काम आएगा, भाई मेरा बच्चा मेरे काम आएगा। ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है, फॉल्स कंपटीशन। दोस्तों, इस कंपटीशन से बाहर निकलिए प्लीज। किसी भी तरह का कंपटीशन, अपने बराबर पड़ोसी देख कमाना होता है, उसके देखो खाना नहीं होता है।
अगर आपका पड़ोसी आपसे अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिए, कैसे आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाओ इन चीज़ों पे जिसकी आपको शायद ज़रूरत भी ना हो, जिसको इम्पल्स बाइंग कहते हैं। 30 डेज़ का रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको चेक कर सकते हो। जिसको इम्पल्स बाइंग कहते हैं, इम्पल्स बाइंग आपको नहीं करनी है। झूठी शान के लिए झूठा कंपटीशन नहीं करना है। ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये डेट में लेके जाएगा आपको, सिर्फ यहाँ पर आपको कर्जा बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल पे फोकस कीजिए। आपने अपना इमरजेंसी फंड सेव करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आपने इंश्योरेंस करना है, आपने रिटायरमेंट प्लानिंग करानी है, इन चीजों में ध्यान रहो। क्या कंपटीशन हो रहा है ये एकदम बेसलेस है, किसी काम का नहीं है। प्लीज इसको तो मेरा बहुत बड़ा नो है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नो है। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज है अगर उसको जुडिशियसली यूज किया जाए तो। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लोन के ट्रैप में फंस गए तो दोस्तों कभी नहीं निकलने वाले हो आप उससे। इतना मुश्किल होता है उससे निकलना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो क्रेडिट कार्ड तभी यूज करें जब आपको उसकी जरूरत है, और मान के चलिए कि अगर आप 2 लाख इससे ज्यादा एक बार पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो वो तो वैसे भी सिक्योरिटी में चली जाती है। तो क्रेडिट कार्ड को सिर्फ तभी यूज करें जब आपको उसकी जरूरत है, और ध्यान रखें कि फुल पेमेंट करें हर महीने उसके स्टेटमेंट पे। ये आपको खास ध्यान रखना। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, और क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करें तो इससे अच्छी बात है नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड कभी कभी बहुत काम की चीज होती है। तो अगर आप यूज करें जुडिशली यूज करें, ठीक है। तीसरा है नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर हमेशा खतरे की तलवार लटकी रहती है। आज मेरी नौकरी है, कल नौकरी नहीं होगी, और उसको अब ये लगता है कि आज मैंने अभी कमाया है, मेरे पास शाम के लिए पैसे नहीं है, या मेरे पास महीने के पैसे नहीं है, अगर नौकरी चली गई तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। आपका मंथली एक्सपेंस जितना है उससे कम से कम 6 गुना, यानी अगर आपका मंथली एक्सपेंस मान लीजिए 10,000 रुपये लेते हैं रफली एस्टिमेटने के लिए, तो आपके पास 60,000 रुपीज आपके पास कैश में अपने पास आपको रखना है। कैश में या सॉफ्ट लिक्विडिटी में, जैसे छोटी मोटी एफडी होगी या कोई छोटा मोटा फंड हो गया जहाँ आपने डाल रखा, आप उसको निकाल सकते हैं। 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास कम से कम होना चाहिए। अगर 1 साल का रखेंगे तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। मिडिल क्लास इसमें बहुत फंसता है, पैसे रख के क्या करने हैं यार, अभी जो आया उसको तो एंजॉय कर लो लाइफ को। हाँ, ये एक और फंडा आ गया है, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। भैया क्या है, लाइफ एंजॉय कर रहे हो? 30 दिन का महीना, 25 तारीख को भीख मांगने लग जाते हो आप। 2,000 रुपये दे दे, 1,000 रुपये दे दे, ये कौन सी लाइफ एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय लाइफ तभी है जब आपके हाथ में पैसा और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बगैर इंजॉयमेंट लाइफ कुछ नहीं है। आप अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हो, उसके अलावा एंजॉयमेंट कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को अपने से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, उससे अलावा एंजॉयमेंट कुछ नहीं है। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड आपको 6 महीने रखना है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है, कोई कोताही नहीं है। अगला है इग्नोरिंग इन्वेस्टमेंट। ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो मिडिल क्लास भाई है वो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करता है। वो क्या करता है, अरे यार मुझे इन्वेस्टमेंट करके क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, एफडी कर लेगा। क्यों, उसमें रिस्क नहीं है। भैया रिस्क लोगे तो रिवार्ड आएगा। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना है, और रिस्क लेने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपको डिटेल आती रहेंगी। एफडी में डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो इतना कम होता है कि उससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ज्यादा। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आपको करनी है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है रिटायरमेंट प्लानिंग वाला, आप जाके बिल्कुल चेक कर सकते हो। अच्छा, इंश्योरेंस ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम है। कभी भगवान ना करे हेल्थ की दिक्कत आ गई, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और उतना पैसा एक साथ इकट्ठा करके लाना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। इन इवेंचुअलिटी भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत होगी, जो मेन अर्निंग मेंबर है उसी को कुछ हो गया, तो पीछे जो फैमिली है वो डिस्टर्ब होती रहती है। तो आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो ना इंश्योरेंस होना भी एक बड़ी दिक्कत है। इसमें भी एक थॉट प्रोसेस आता है, मेरे मरने के बाद कोई और इस्तेमाल करेगा तो ठीक है यार, यू आर हेयर टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, उनको इस्तेमाल करना है ना भाई, टेक केयर ऑफ देम, उनके लिए बनाओ आप। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हम मिडिल क्लास वालों में कि अरे इंश्योरेंस में तो कुछ रिटर्न आता नहीं है। और इंश्योरेंस में भी आपको लाइफ सेविंग ने आप टर्म इंश्योरेंस कराइए। ये एक और मैं आपको टिप दे रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस कराइए सिर्फ, बाकी आपको कुछ नहीं कराना, रिटर्न कुछ नहीं है, बट यू विल बी सिक्योर्ड।
इंश्योर्ड नॉट सिक्योर्ड। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डेट। अच्छा, मैंने कार लोन ले लिया, मैंने गाड़ी का लोन ले उसका वॉशिंग मशीन लोन ले लिया, टीवी लोन ले लिया, मैंने एसी का लोन ले लिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के क्या है यार, ये सब लोन पे लोन चढ़े जा रहे हैं, घर का लोन ले लिया, छुट्टी मनाने जाने के लिए भी लोन आ गया अभी तो मार्केट में। जिंदगी लोन पे टिकी हुई है। ईएमआई, सैलरी पहले आती है और ईएमआई बाद में चली खत्म हो जाती है। सैलरी वीक के पहले महीने के पहले हफ्ते में ही खत्म, सारी ईएमआई निकल गई। दोस्तों, मैं हैप्पीली अनाउंस करता हूं कि आज की डेट में आई डू नॉट मेंटेन एनी डेट। देयर इज नो डेट विद मी। मेरे पास कोई डेट नहीं है। मैं फालतू के लोन लेता ही नहीं हूं अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। और ये है नॉट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान नहीं कर रहे हो, अभी तो पेंशन भी सरकार नहीं देती है, आपने एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं किया, वो भी एक प्रॉब्लम है। आप चेक कर सकते हैं एनपीएस के ऊपर, मैंने पूरी डिटेल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बता रखी है। तो दोस्तों, अगर आपने प्लानिंग नहीं किया रिटायरमेंट की तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाओगे उस टाइम आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। मेडिकल आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो आप बगैर रिटायरमेंट प्लानिंग के अगर रिटायर होगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में फंसोगे। तो दोस्तों, ये मिडिल क्लास ट्रैप है जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जो खतरनाक मानता हूँ, इसको मानता हूँ एक झूठा कंपटीशन जिसमें उलझे रहते हैं। समाज क्या कहेगा? समाज कुछ नहीं कहेगा बॉस, समाज हमारा बनाया हुआ है। अगर आपकी आत्मा, मैं दिल और दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि हाँ ये चीज सही है, आत्मा कभी गलत गवाही नहीं देगी। और उसने कहा ये सही है, सही है, डोंट बॉदर अबाउट समाज। सोशल सोशल जो स्टिग्मा है वो चलता रहता है, उससे कुछ नहीं होने वाला, ये फालतू की बकवास है। तो फॉल्स कंपटीशन छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जो आप डेट लेते हो, स्पेशली इक्विपमेंट्स लेते हो घर में, कोई भी लोन पे वॉशिंग मशीन, घर, ये अलग अलग चीजें जो लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने पैसा इकट्ठा किया, खरीद लिया, परफेक्टली फाइन। लोन पे आप, वो कहते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसे उसके भरते हो। ये फालतू बातें हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बहुत बेकार है। इंश्योरेंस आपको जरूर लेना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट तो आपको जरूर करना है फ्रेंड्स। इमरजेंसी फंड ये मस्ट है। तो दो चीजें, इसको आपने काट देना पहले वाली को। क्रेडिट कार्ड तो आप छोड़ ही दो, नहीं यूज करना तो छोड़ो, नहीं तो जुडिशियली यूज कीजिए तो अच्छी बात, आपको हेल्प करेगा। इमरजेंसी फंड मस्ट है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। नॉट हैविंग इंश्योरेंस इज ए बैड थिंग, आपको इंश्योरेंस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और डेट तो बहुत बड़ा नो है भाई, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है कर्जा ना लें। और रिटायरमेंट प्लानिंग तो आपको करनी ही करनी है। ये है टोटल जिस्ट इस वीडियो का, कि मिडिल क्लास ट्रैप से आप कैसे निकल सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। इन चीजों को छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास ट्रैप से आप बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, नॉलेज मैक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए जाके, मिशन करोड़पति रखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।